जैन साहित्य में जो आप छोड़े हैं ना, जैन साहित्य में 2 लिखवाए थे, कौन कौन? आगम साहित्य और आगमेतर साहित्य, ठीक है ना? उसी में लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर परशिष्ट वर्ण, ऐसे लिख लीजिएगा जैन साहित्य। उदाहरण के लिए लिख लीजिए परशिष्ट वर्ण। ये साहित्य है, ठीक है ना? हाँ, परशिष्ट वर्ण है, कल्पसूत्र है, भगवती सूत्र है और भद्रबाहु चरित्र आदि, इस तरह से जैन साहित्य में जैन साहित्य के साहित्य है। आइए अब हम लोग बात करते हैं, एक हमारा छूट रहा था जो गैर धार्मिक साहित्य था, है ना, या जिसको हम लोग लौकिक साहित्य बोलते हैं, ठीक है? तो गैर धार्मिक साहित्य में या लौकिक साहित्य में उदाहरण के लिए आप लोग लिख लें, इसको हम लोग मिटा रहे हैं, आप समझते जाइएगा, ठीक है ना? ये जैन साहित्य के कुछ साहित्य हैं, आप उनको याद रखेंगे, आवाज नहीं करेंगे, तो बहुत शोरगुल ना किया करें, बैग को ना आराम से नीचे रख दिया करें, ठीक है? ओके, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं गैर धार्मिक साहित्य या लौकिक लौकिक साहित्य क्या है, हम लोग इस पे बात करेंगे। सॉरी, साहित्य, इसमें भी आप उदाहरण के लिए लिख ले, एग्जाम्पल के तौर पे अष्टाध्यायी लिखें, एक एक करके लिख ले, या अर्थशास्त्र लिख लें, आप लोग ऐसे लिखें अर्थशास्त्र। आवाज नहीं करेंगे भाई, आवाज इतना करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये गैर धार्मिक साहित्य का है, लौकिक साहित्य का है, ठीक है? अर्थशास्त्र है, अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम, कामसूत्र, मैं के करके बता रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा। और कुछ कालिदास की रचनाएं हैं, उनको भी लिखिए, अब इच्छा बाद में लिख लीजिएगा, पहले इनको लिखिएगा। प्रबंध कोश, प्रबंध कोश, अमर कोश,
राजतरंगिणी, राजतरंग राजतरंगिणी, कादम्बरी और हर्षचरित। ये हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, आप लिखिए। हर्षचरित है, हर्षचरित्र नहीं है, हर्षचरित्र, हर्षचरित। एक और लिख लीजिए, कुछ कालिदास की रचनाएं हैं, वो भी लिखे। एक बहुत बोलते हो, जब दे दिया गया तो शांति से। ये देखो लिख कहीं नहीं रहा है, इसको एक थप्पड़ लगाओ पहले, जाके लिख उधर। चले, अर्थशास्त्र आप लोग जान रहे हैं ना, इकोनॉमिक्स जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, अर्थशास्त्र वही है। अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी गई है, महाभाष्य लिखा है, महाभाष्य की एक साहित्य नाम की पुस्तक है, मुद्रा राक्षस नाम की एक साहित्य पुस्तक है, मत्स्यकटिकम जो मत्स्यकटिकम को किसने लिखा है? हाँ, ठीक है, वो है। और कामसूत्रा पे एक पुस्तक साहित्य है, प्रबंध कोश पे है, अमर कोश पे है, राजतरंगिणी जो अशोक की राजतरंगिणी अशोक के द्वारा लिखी गई थी, कादम्बरी और हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। और इसके बाद में एक कुछ कालिदास की रचनाएं हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा सा बांट करके देखते हैं। तो आप ऐसे लिख लें कि कालिदास की रचनाएं, वो इन्होंने 4 खंड काव्य और 3 नाटक लिखे हैं, आप इस तरह से करके लिखें। 4 खंड काव्य में कौन कौन से हैं? तो पहला है ऋतु सिंहार, लिखें। ऋतु सिंहार सही है? सिंहार कैसे लिखा जाएगा? ऋतु सिंहार मेरे ख्याल से तो सही था, गलत करवा दिया। ऋतु सिंहार, मेघदूतम, मेघदूतम, ठीक है। रघुवंशम और कुमार संभव, ये 4 खंड काव्य हैं। ठीक है, ये जो कालिदास की द्वारा लिखी गई हैं पुस्तकें साहित्य पे, कौन कौन है? ऋतु सिंहार, मेघदूतम, है ना, कुमार संभव और रघुवंशम, ये 4 पुस्तकों के नाम याद रखिएगा, ये कालिदास की रचनाएं हैं। ये उन्होंने 3 नाटक भी लिखे हैं। 3 नाटक में एक है उनका मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमो वर्षियम। आप लिखेंगे ऐसे, 3 नाटक हैं इनके, कौन कौन? तो विक्रमो वर्षियम और मालविका अग्नि मित्रम। छोटा तो नहीं हो जा रहा है ज्यादा? मालविका अग्निमित्रम तो छोटा तो नहीं है, देखते जरा। ठीक है,
एक और है अभिज्ञान शकुंतलम। ये 3 नाटक हैं इनके। कालिदास की 4 रचनाएं, 4 खंड काव्य हैं, 3 नाटक हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमा विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है। ये आपका गैर धार्मिक साहित्य है, लौकिक साहित्य है। लौकिक साहित्य में अर्थशास्त्र है, अष्टाध्यायी है, महाभाष्य है, मुद्रा राक्षस है, मृच्छकटिकम है, कामसूत्र है, प्रबंधकोश है, अमरकोश है, राजतरंगिणी है, कदम्बरी है, ठीक है ना, और हर्षचरित है। कालिदास की कुछ रचनाएं हैं जिसमें 4 खंड काव्य हैं, 3 नाटक हैं। 4 खंड काव्य कौन कौन से हैं? ऋतुसंहार, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव। और नाटक हैं विक्रमा वर्षियम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम। ये 3 नाटक कालिदास के। क्लियर रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे, साहित्यिक स्रोत पे आएंगे। अभी तक हम लोग किस स्रोत, पुरातात्विक साक्ष्य कर रहे थे, अब हम लोग करेंगे साहित्यिक साक्ष्य। क्लियर है। या साहित्यिक स्रोत, यही है। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या हमको मिला, इधर देख के बात करेंगे। क्या क्या मिला है, मैंने पढ़ के नहीं आए है ना। अब जाकर के हमारा पुरातात्विक साक्ष्य खत्म हो गया है। ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य में हमको सबसे पहले क्या क्या मिले हैं? सबसे पहले हमको अभिलेख मिला है, फिर क्या मिला है? मृदभांड मिला है, सिक्के मिले हैं, भवन या इमारतें मिले हैं, ठीक है, भग्नावशेष मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं। ठीक है। जो आपका अभिलेख मिला है वो पत्थर के अभिलेख मिले हैं। पत्थर के अभिलेख में कौन कौन अभिलेख मिला है? अशोक, अशोक के पूर्व यानी परवर्ती अभिलेख, अशोककालीन अभिलेख और अशोक के पूर्व के अभिलेख। ठीक है। उसके बाद में ताम्रपत्र के अभिलेख हैं जिसमें बांसखेड़ा, मधुबन, है जो हर्षवर्धन के जमाने के थे। लौह महरौली लौह अभिलेख है ना। ठीक है। मृदभांड में मिले हैं, भवन इमारतें मिले हैं, हिंदू मंदिर, जैन मंदिर, है ना, बौद्ध विहार, स्तूप, चैत्य, है ना, कार्ले का चैत्य। ठीक है। और क्या मिला है? भग्नावशेष में हड़प्पा संस्कृति का, है ना। ठीक। तो इसके बाद में हम लोग फिर एक और रह गया था हमारा, ये तो धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य में हम लोग जब बात करेंगे तो गैर धार्मिक साहित्य में क्या मिला है हमको? अर्थशास्त्र है, अष्टाध्यायी है, महाभाष्य है, मुद्रा राक्षस है, मत्स्यकटिकम है, कामसूत्रा है और कादम्बरी है, हर्षचरित है। ठीक है। और कालिदास की रचनाएं हैं। कालिदास की जो 4 खंड काव्य हैं, 3 नाटक हैं। 4 खंड काव्य में कौन है? ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभव और रघुवंशम। 3 नाटक, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, विज्ञान शकुंतलम। ये 4 हो गए। इस तरह से हमारा लौकिक साहित्य या गैर धार्मिक साहित्य खत्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। ठीक है। और जब साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करेंगे तो साहित्यिक स्रोत कैसा है, याद आ रहा है? याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। कौन? हाँ वही है विदेशी साहित्य। आ रहे हैं ना, साहित्यिक स्रोत की ही बात कर रहे हैं, विदेशी साहित्य। ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत का एक रह जा रहा है क्या? भारतीय साहित्य पढ़ लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्या? विदेशी साहित्य। ठीक है। तो विदेशी में है, पहला है आपका यूनानी और रोमन साहित्य। दूसरा है
चीनी साहित्य, तीसरा है अरबी साहित्य और चौथा है तिब्बती साहित्य। चले बात करेंगे पहले पे। पहला क्या है, यूनानी और रोमन साहित्य। दूसरा चीनी साहित्य। तीसरा अरबी साहित्य। चौथा तिब्बती साहित्य। ये चार साहित्य विदेशी साहित्य है, ठीक है। यूनानी साहित्य में थे कौन कौन? तो पहले थे अरिस्टोबुलस। आप नाम लिखेंगे पहले, अरिस्टोबुलस, यहां पे आएगा ना अरिस्टोबुलस, ऐसे लिखिए। अरिस्टोबुलस ऑनिस्क्रिटिस मेगास्थनीज। अरिस्टोबुलस और ऑनिस्क्रिटिस, ठीक है। ये दो लोग जो है मौर्य के पूर्व आए थे, मौर्य के पूर्व। तो मौर्य पूर्व मैं ऐसे लिख दूं तो आप समझ जाएंगे ना, मौर्य पूर्व, ठीक है। और ये मेगास्थनीज जो थे ये मौर्यकालीन थे, मतलब मौर्य के समय में आए थे। ये विदेशी लोग हैं, ठीक है। हाँ, और थे प्लिनी, टालमी, प्लूटार्क और जस्टिन, इनका भी लिख लें। कहाँ लिखूं, इसी में लिखता हूं, याद रहेंगे आप लोग। प्लिनी, टालमी, प्लूटार्क और जस्टिन। ये लोग थे मौर्योत्तर कालीन। समय है, मतलब ये उस समय आए थे, ठीक है। प्लिनी, प्लिनी कैसे रहेगा, प्लिनी गलत है, आप सही कर लें प्लिनी को थोड़ा सा। ये यूनी और रोमन साहित्य थे, और ये यूनानी लोग थे, रोमनी लोग थे, ठीक है। अरिस्टोबुलस, ऑनेस्क्रिटिस, मेगास्थनीज, ठीक है। तो ये मौर्य के पूर्व आए थे, ये मौर्य के समय में आए थे, मौर्यकालीन थे मेगास्थनीज, और ये मौर्योत्तरकालीन थे, ठीक है ना, इनके बाद में आए थे, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। वैसे चीनी साहित्य में भी लिख लीजिए आप, फाहियान, शुभाचीन। चीनी में पहले तो एक लिखिए, शुभाचीन नाम का एक व्यक्ति आया था, शुभाचीन। फिर आए थे फाहियान, फाहियान नाम सुना है आपने, फाहियान, ठीक है। ह्वेन,
हुएनसांग और इत्सिंग, इत्सिंग, इत्सिंग। देखो शुभाचीन के बारे में तो नहीं, लेकिन ये आए थे गुप्त काल में, याद रखेंगे। तो मैं इसको लिख दूं गुप्त काल में। गुप्त काल पता है, आएगा, है ना? हाँ, गुप्त काल में। और जो ये हुएनसांग और इत्सिंग आए थे, तो ये हर्षवर्धन काल में आए थे, याद रखना। ये दोनों लोग हर्षवर्धन काल में आए थे। अरबी साहित्य में लिखिए चचनामा और अलबरूनी। चचनामा और अलबरूनी, अलबरूनी। इसमें लिखिए तिब्बती साहित्य में लामा तारनाथ। हो गया। ये है आपका विदेशी साहित्य। आपने भारतीय साहित्य भी पढ़ा, और विदेशी साहित्य में याद रखिएगा कि यूनानी और रोमन साहित्य है, जो अरिस्टोबुलस और अनस्क्रिटिस, मेगास्थनीज, प्लिनी, टालमी, प्लूटार्क और जस्टिन, ठीक है, ये लोग आए हुए थे। और इन्होंने यूनानी में और रोमन में साहित्य को लिखा है। और जो टालमी, प्लूटार्क, जस्टिन, प्लिनी थे, ये मौर्योत्तरकालीन थे। और ये दो व्यक्ति अरिस्टोबुलस और ऑनेस्क्रिटिस मौर्य के पूर्व थे, और ये मेगास्थनीज मौर्य के समय में आए थे। उसी तरह से चीनी साहित्य भी शुभाचीन ने, फाहियान ने, हुएनसांग और इत्सिंग ने लिखा है। जो फाहियान गुप्त काल में है, हुएनसांग और इत्सिंग वो जो है हर्षवर्धन के समय में आए हुए थे। हाँ, छोड़ दो। अरबी साहित्य में चचनामा है, अलबरूनी है, ठीक है, व्यक्ति के नाम आपने सुने होंगे। तो ये अरबी साहित्य लिखा है। और तिब्बती साहित्य में लामा तारनाथ। कल फोन करके बात कर लेना शाम तक, ठीक है। तो ये है आपका क्लियर। इसके बाद अब हम लोग आपका जो पुरातात्विक साक्ष्य थे और जो साहित्यिक साक्ष्य थे वो हम पढ़ लिए हैं। अब हम लोग सीधा सीधा आते हैं पाषाण युग में, ठीक है। देखिए आप उस चीज को फिर याद करें कि क्या मैं जब प्राचीन भारतीय इतिहास को जब हम बांट रहे थे तो कैसे बांटे थे? प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल का जो समय था वो 5 लाख बीसी से 3500 बीसी था। संस्कृतियां उसमें कौन सी मिली थी? पाषाण युगीन संस्कृति और ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति। साक्ष्य क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य है और साहित्यिक साक्ष्य है। तो मैं अभी तक ना सबके साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में जानकारियां हासिल कर लिया है हमने। अब हम लोग बात क्या करने वाले हैं? पाषाण युगीन संस्कृति, ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति, वैदिक संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, महाजनपद काल, है ना, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, मौर्य काल, मरणोत्तर काल। अब हम लोग उस पर बात करें, ठीक है ना। तो अब हमारी हेडिंग क्या होगी? पाषाण युग। टाइमिंग क्या होगा? आपको याद आ रहा होगा टाइमिंग क्या है। तो 5 लाख बीसी से 3500 बीसी, यही है, ठीक है ना। अब हम लोग पाषाण युग में जब आएंगे तो पाषाण युग को हम लोग भी 3 भागों में बांट करके देखते हैं। पहला कौन सा है? उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और निम्न पुरा पाषाण काल, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम लोग कहने का मतलब है इसमें ये भी देखेंगे कि कौन से काल में क्या क्या मिला हुआ है हमको, ठीक है। तो जब हम पाषाण युग की बात करेंगे मतलब स्टोन युग की बात करेंगे, स्टोन एज, पाषाण युग, ठीक है ना। पाषाण के नाम से ही जानने में पड़ रहा है कि सारा जीवन, मैंने आपको बताया है कि मानव का जो जीवन है ना
वो 5 लाख ईसा पूर्व जब मानव का अस्तित्व जीवन में आया, 4,90,000 वर्ष केवल पत्थरों में बीता है मानव का जीवन। 1-2 साल, 100 साल, 200 साल, 1000 साल नहीं, 4,90,000 वर्ष केवल मानव ने अपना जीवन पत्थरों में व्यतीत कर दिया। उसके अलावा उसको कुछ कर ही नहीं पाया, किसी धातु की खोज ही नहीं कर पाई। वो केवल बस सुबह नींद लगती तो सो जाता, न दिन का आभास, न रात का आभास, न खाने का आभास। जब भूख लगे तो देखे क्या सामने है और उसी को मार के खा जाए। उसे इतना भी नहीं अंदाजा था कि खाना कितना है, मैं छोटे जंतु को मार के खाऊं कि बड़के जंतु को मार के खाऊं। जब भूख लगती तो मारने के जो हथियार थे उस टाइम भी वो सारे किसके थे? पत्थर के ही हुआ करते। इसमें एक खुरचनी है, खुरचनी, एक बेधनी है और एक छेदनी है। ये 3 औजार आपको पाषाण युग में मिलेंगे। कौन कौन? खुरचनी, बेधनी और छेदनी। ठीक है। कुत्ते देखा यार, ये आदमी जो है कुछ मारता है और उसको कुछ खाता है। कुत्ते ने कहा एक काम करते हैं, इसी के पीछे लगते हैं। अब हमें क्यों शिकार करना पड़ेगा? व्यक्ति जाता, किसी जंतु को मारता और खा लेता, और जब भूख मिट जाती तो आगे चल देता, कुछ अपना बहुजहर टाइप का जो भी दिमाग में आए करता रहता। मैंने कहा बहुत अच्छा है, मैं आज के बाद किसके साथ रहूंगा? इसी मानव के साथ रहना स्टार्ट करूंगा। इस तरह से मानव का पहला जानवर जंतु कौन है? कुत्ता है। इसलिए कहा भी जाता है कि कुत्ता बड़ा वफादार भी होता है। मानव ने देखा कि ये मेरे पीछे आता है, मैं किसी चीज को मारता हूँ और खाता हूँ, फिर मैं जब आगे बढ़ जाता हूँ तो ये आकर खा लेता है। तो वो सोचता है, सोचना दिमाग लगाया कि मैं क्यों मारूं किसी को, आज से मैं इसको ही लुहा लुहा कर दूं, ये दौड़ा के मारे। तो मानव ने क्या किया, कुत्ते को बुला करके कि तुम शिकार करो, तो व्यक्ति ने भी उसको पाल लिया। कुत्ते की भी चाहत थी कि मैं इस मानव के पास रहूं और इंसान की भी हसरत हुई कि मैं इसको रखूं। इस तरह से मानव का पहला जानवर या जंतु जो है वो कुत्ता है। आगे हम लोग बात फसल पे भी करेंगे कि आपका जो जौ है ये आपका पहला अनाज है, पहला जौ है। और एक बार हम ये भी बताए थे कि जो जंगल में जब आग लगी तो आंधी चली और एक पत्थर दूसरे पत्थर पर गिरा तो उसमें से चिंगारियां निकली और चिंगारी वो बगल में पड़ी घास फूस पे जा पड़ी और उस तरह से आग लग गई। मानव ने पहली बार आग को देखा तो बड़ा अचंभित रहा, आश्चर्य हुआ और उसने ये सब जो कुछ हो रहा था उसको बकायदा देख रहा था। फिर उसने ट्राई किया कि आग लगती कैसी है। एक पत्थर को उठाया, दूसरे पे फेंका, उसमें से चिंगारी लगी, हुआ, बोला वाह वाह, आज एक नया आविष्कार हुआ आग का, है ना। और चूंकि उसी जानवर को वो खा पी रहा था तो देखा कि उसी टाइप के कुछ जले भुने हैं, तो चेक किया तो वो मांस जो है भुनी हुई मांस मिली और खाने में स्वादिष्ट लगी। तो बोला कि आज से हम लोग भी ये भून कर खाएंगे। तो जब आग का ज्ञान हुआ तो खाना भी बनाना वो लोग सीखे। ठीक है, तो हम लोग आ रहे हैं उसी पाषाण युग में। तो हेडिंग हमारी होगी पाषाण युग। पाषाण युग, चलिए तो अब मैं बात करूंगा पाषाण युग। ठीक है, तो पाषाण युग में जब हम लोग बात करेंगे तो पाषाण युग को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और लौ पाषाण काल। आपको याद होगा तो कुछ स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से बनेगा। पहला क्या बनेगा? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, क्लियर है। टाइमिंग क्या होगी? 5 BC टू 10 सेंचुरी BC।
मैं बता रहा हूँ, पूरा पाषाण काल का जो पूरा टाइम है वो 5 लाख बीसी से 3500 बीसी है, लेकिन इसमें भी हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ रहे हैं। कितने भाग में पढ़ रहे हैं? 3 भाग में। पहला क्या मिला? पूरा पाषाण काल। इसका क्या टाइम होगा? 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी, 4,90,000 का टाइम पूरा पाषाण युग में बीता है, पूरा पाषाण युग में बीता है। इसके बाद आएगा मध्य पाषाण काल। क्या आएगा? मध्य पाषाण काल। टाइमिंग क्या होगा इसका? इसी से 4,000 बीसी। क्लियर? फिर है नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल का जो समय है वो 7,000 बीसी से यहीं से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अभी बीच का जो गैप आ रहा है हम समझाएंगे आपको। से फर्स्ट सेंचुरी बीसी आप लिख लें, फर्स्ट सेंचुरी बीसी, पहली शताब्दी तक। या 1,000 बीसी कर लो, छोड़ 1,000। ठीक है, पहले तो हम ये समझेंगे, 3 भागों में हमने बांट के पढ़ा। देखो पाषाण युग को मुझे आप बताइएगा, जैसे ही मैं 600 बीसी पे पहुंचूंगा, याद आ रहा है एंशिएंट पढ़ना कहां तक है? 750 एडी तक। ऊपर से हम लोग नीचे को आएंगे, 1,000 तक जब पढ़ लेंगे तो 750 पे आते आते हम लोग अभी पाषाण युग पढ़ेंगे, फिर ताम्र पाषाण युग पढ़ेंगे, ये पाषाण का पढ़े, फिर ताम्र पाषाण, फिर वैदिक, हड़प्पा। टाइमिंग क्या है? 2550 बीसी से 1900 बीसी। अब इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे एक को, पहले पहले किसको पढ़ेंगे? पूरा पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हमको सबसे पहले मिलेगा निम्न पूरा पाषाण काल। क्या मिलेगा? निम्न पूरा पाषाण काल। फिर क्या मिलेगा? मध्य पूरा पाषाण काल। फिर क्या मिलेगा? उच्च पूरा पाषाण। तो हेडिंग हमारी हो जाए सबसे पहले, और हम लोग इसी को चूंकि पढ़ रहे हैं तो होगा क्या? निम्न पूरा पाषाण काल। क्या हुआ? किसका? हाँ गैप हुआ है, अभी हम बता रहे हैं गैप हुआ है, पहले बताया ना गैप। ठीक है, अब सुनिए, ये जो निम्न पूरा पाषाण काल है, निम्न पूरा पाषाण काल का आप समय लिखिए, ये 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी का टाइम निम्न पूरा पाषाण काल का है। 4.5 लाख वर्ष निम्न पूरा पाषाण काल का है। क्लियर है? पहले तो आप समय को जाने, ठीक है। आइए हम बात करते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। दूसरा हमको मिलेगा मध्य पूरा पाषाण काल। तो टाइम क्या होगा? 50,000 बीसी टू 40,000 बीसी। 10,000 वर्ष मध्य पूरा पाषाण काल में व्यतीत हुआ है मानव का जीवन। ये फिर हम लोग बात करते हैं उच्च पूरा पाषाण काल।
टाइमिंग क्या होगा फिर 40,000 BC, क्या बोले, कुछ बोले थे, BC, बिफोर क्राइस्ट, AD, एनो डोमिनियन। 10,000 BC, कितना, 10,000 BC, ये उच्च पूरा पाषाण काल का है। चलिए अब हम लोग क्लियर, ओके ओके, देखिएगा टाइम क्या है पूरा पाषाण काल का, 5 लाख से 10,000 BC का, क्लियर है, जिसमें हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल टाइम होगा 5 लाख BC से 50,000 BC, मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 BC से 40,000 BC, क्लियर है। बताइए 5 लाख BC से 10,000 BC, 4,90,000 वर्ष पूरा पाषाण काल का है मानव का जीवन। इसके बाद इसको भी हम 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल जो 5 लाख BC से 50,000 BC, 4.5 लाख वर्ष जो है मानव का जीवन निम्न पूरा पाषाण काल में बीता है। और उसके बाद 50,000 BC से 40,000 BC, यहां से लेकर के 10,000 BC का समय मध्य पाषाण काल में बीता है। और फिर है 40,000 BC से 10,000 BC जो कि उच्च पूरा पाषाण काल में है। तो इस तरह से हमारा पूरा पाषाण काल का समय ये यहाँ से यहाँ तक हुआ। बात समझ में आया है अभी तक? अभी हम टाइम को ही रियलाइज करवा रहे हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे करना है। हाँ, अगर आपको पाषाण युग की कुछ टूल्स जानकारी करना है तो छेदनी बेदनी खुरचनी याद रखेंगे, ठीक है। आइए हम लोग अब बात करेंगे मध्य पाषाण, पहले टाइम जान लेना। देखिए हिस्ट्री है, जितना इसको बना के पढ़ेंगे ना, और एक बार अगर दिमाग में बैठ गया तो फिर हटेगा नहीं। हिस्ट्री पढ़ लेने से, रट लेने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारी बुक्स हैं, मैं बता दूंगा, एनसीईआरटी पढ़ लो, सतीश चंद्रा की पढ़ लो, बुक्स पढ़ लो, बिपिन चंद्रा की बुक्स पढ़ लो, ठीक है, डीएन झा पढ़ो, बहुत सारी बुक्स हैं, 15-20 किताबें के ऊपर है। अच्छा है कि मुझे पढ़ लो। तो ये समय है आपका इधर। अब हम लोग बात करेंगे मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल में जब हम लोग आएंगे तो जो समय है हमारा 10,000 BC से 4,000 BC। अभी देखिए यहां तक तो मानो कुछ खास कोई काम कर ही नहीं पाया वो, कि कोई जानकारी मिला ली हो, कुछ उपलब्ध कर पाया हो, कुछ नहीं कर पाया है। पूरा पाषाण काल का अगर मैं थोड़ा सा आपको बनाऊं इसी में, अभी और आगे ना जाऊं, इसी में बनाऊं, तो समय है आपका लगभग, खंडक जानते हैं, खंडक उपकरण, खंडक, गंडासा, वही गणासा। अपने घरों में पहले पूछिएगा, तब मशीन नहीं थी तो उसी गड़ासे से चारा पानी करते थे, किसी को देखा है? हाँ, ठीक है, बिदारणी, खुरचनी, ठीक है, ये सभी टूल्स हमको मिले हुए हैं, औजार मिले। और ये सब टूल्स जो है, एक और टूल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं तक्षणी।